मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। आपके बीच में एक नई सीरीज के साथ हम उपस्थित हुए हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली परीक्षाओं में आपके जीएस के पोर्शन से या विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न बने हुए हैं उनका रिवीजन के रूप में हम इस सीरीज को लेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। इसी क्रम में हम सेशन की शुरुआत करेंगे और सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से किया जाएगा। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको करके दिखाना है। मतलब आप अपने संकल्प को दृढ़ बनाकर आप सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे यह गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? पहला दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पिट्स का भारत अधिनियम 1784, तीसरा चार्टर एक्ट 1813, चौथा चार्टर एक्ट 1833। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोत्तम न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कब ये इसका निर्माण हुआ, तो ये 1774 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। साथ ही साथ इसके प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सर इल्जा इम्पे, सर इल्जा इम्पे जी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। अब यही अगर दूसरे प्रश्न के रूप में देख लें, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, यहां से प्रश्न पूछा गया है नियंत्रण बोर्ड का गठन, नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, तो 1784 पिट्स के अधिनियम के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1813, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान, 1 लाख रुपए का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, तो 1813। अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1833, तो यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो यहां पर आपको याद रखना है चार्टर एक्ट 1833। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, नाम आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आइए इसी क्रम में दूसरा देख लें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यहां देखिए विकल्प दिया गया है भारतीय परिषद 1861, दूसरा दिया गया भारतीय परिषद 1892, तीसरा भारतीय परिषद 1909, चौथा भारतीय परिषद 1919। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछा भी गया है बहुत बार। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, भारतीय परिषद 1892। इसके तहत विधान परिषद को बजट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त है। साथ ही साथ अगर इसका मोटिव बदल देता है तो पूछता है प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया, तो भारत परिषद 1892 के द्वारा। अगर हम बात कर ले पहले 1861 के द्वारा, तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां किस परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1861 के द्वारा। अगर हम बात करें भारतीय परिषद 1909, तो आपको याद आ रहा होगा दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किस भारतीय परिषद से है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 भारतीय परिषद के द्वारा संबंधित है। अगर हम बात करें 1919 भारतीय परिषद से संबंधित, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड
फोर्ट भारत में किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो ये 1919 के द्वारा लाया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, ध्यान रखना है, देखिए शब्द यहां संघीय न्यायालय का उपयोग किया गया है, की स्थापना की गई। देखिए भारत परिषद अधिनियम हमने मित्रों अभी देखा, इसके द्वारा क्या किया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा अभी हम लोगों ने देखा कि मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1909, इसके बारे में हमने बात किया, यह मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 तो यह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा और यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमको जानना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है मित्रों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? यहां वर्ष पूछा गया है आपको। देखिए प्रश्न 3 आपके पास हो गए। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बना कब? 74 में। पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर इल्जाइम पे। अगर पूछा जाए संघीय न्यायालय तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और ये बनके कब तैयार हुआ, यहां कब स्थापित किया गया? तो यहां विकल्प देखिए 1935 दिया गया, 1937, 1946, 1947। यहां हमारा सही जो विकल्प होगा 1937 में। और यहां इसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो मॉरिस गेवियर जो थे, ये संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। जबकि याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? 1935 के द्वारा। अगला है केंद्र में द्वैध शासन। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया 1919 के बारे में, पहला विकल्प दिया गया 1919, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहां हमारा जो सही विकल्प है तो आप इसको एलिमिनेशन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि पहला देखेंगे तो ये मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है, ये नहीं होगा। दूसरा देखेंगे तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें यहां भारतीय शासन अधिनियम की, तो यहां 1935 के द्वारा द्वैध शासन कहां? केंद्र में स्थापित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? अब देखिए बताया गया है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा दिया गया चार्टर एक्ट 1853, और तीसरा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और चौथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, या विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प नंबर ए चार्टर एक्ट 1833, अभी हमने बात किया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि बंगाल का गवर्नर जो है वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के द्वारा। साथ ही साथ भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का भी अधिकार संभव किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1833 के द्वारा। अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, 53 के संबंध में, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 1853 से संबंधित, तो यहां से आपको याद रखना है कि 1853 के द्वारा जो विधि आयोग या विधि परिषद का मतलब चार्टर एक्ट 1853 के आधार पर भारत में विधि परिषद का गठन किया गया या विधि आयोग का गठन किया गया, और पहले सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में विधि परिषद का गठन किया गया और इसके पहले सदस्य कौन बनाए गए? तो लॉर्ड मैकाले बनाए गए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1858, यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने बात किया था 1833 के आधार पर बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में बनाया गया। यह भी कई बार पूछा गया है कि वायसराय किस एक्ट के द्वारा, किस गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा किया गया? तो ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने भारत का पहला गवर्नर जनरल देखा, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के रूप में। दूसरा, भारत का पहला वायसराय किसे देखा? लॉर्ड कैनिंग को देखा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक यहां हमारा विकल्प जो दिया गया है हर्ट, दूसरा दिया गया वोल्ट, तीसरा वाट, चौथा न्यूट्रॉन। तो यहां हमारा जो सही होगा शक्ति का जो मात्रक है ये वाट है। अगर हम बात करें यहां वोल्ट की तो ये एम्पियर का मात्रक है। अगर हर्ट्ज की बात करें तो ये आवृत्ति का मात्रक है। अगर हम यहां न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है जिससे ई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन होता है स्मॉल p से, और न्यूट्रॉन होता है इन सिंबल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो परमाणु के तीन मौलिक कण हैं उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। यहां अगला है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक देखिए फैराडे दिया है, फर्मी दिया गया है, न्यूटन दिया गया है, रदरफोर्ड दिया गया है। तो यहां हमारा जो सही होगा न्यूटन। अगर हम अन्य के बारे में बात करें, फैराडे किसका मात्रक है? तो धारिता का मात्रक फैराडे है। फर्मी किसका है? दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन है? फर्मी है। अगर हम रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। या आपसे पूछ लिया जाए नाभिक की खोज, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। आइए इसी क्रम में कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो है देखिए विकल्प दिया गया, पहला जूल, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा वाट, चौथा डाइन। तो यहां हमारा सही होगा कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जो हैं ये चैडविक हैं, और ये विद्युत आवेशहीन कण होता है। कैसा होता है? विद्युत आवेशहीन कण होता है। ये कहां पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के कारण नाभिक का आवेश धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत आवेशहीन होता है। अगर हम बात करें वाट की तो ये किसका है? ये शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। अगर हम डाइन की बात करें तो बल का सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो यहां देखिए पहला दिया गया फैराडे, दूसरा वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा ओम मीटर। हमारा जो सही विकल्प होगा ओम मीटर होगा। अगर हम अन्य को देखें, अभी हमने देखा फैराडे किसकी मात्रक है? धारिता का मात्रक कौन है? फैराडे है। वोल्ट किसका है? एम्पियर का मात्रक है। साथ ही साथ अगर हम यहां बात कर लें अन्य प्रश्न के रूप में तो देखें प्रकाश वर्ष इकाई है। तमाम सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह प्रश्न सरल तो है लेकिन यकीन मानिए मित्रों, यहां से जब प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका जो सफलता की राह है वो कठिन हो जाती है। आप इनको रिवाइज किए रहेंगे तो गलत नहीं होंगे। अब प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो यहां सही हमारा जो है विकल्प नंबर ये सही होगा दूरी। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। आइए इसी क्रम में देखें अगला पुनः प्रश्न दिया गया, प्रकाश वर्ष होता है। पहला है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, दूसरा वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तीसरा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, चौथा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। अब इसमें हमारा जो सही विकल्प है ये विकल्प नंबर सी सही है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में चली गई दूरी, क्योंकि दूरी को आपको ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। रॉबर्ट बुशफूट थे, मतलब यहां पूछा जा रहा है इस वैज्ञानिक का नाम दिया गया है तो ये कौन थे? रॉबर्ट बुशफूट कौन थे? तो यहां पर दिया गया है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विकविद और पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। यहां पर जो सही विकल्प हमारा होगा भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट बुशफूट जो थे ये कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये देखिए प्रश्न यहां आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको अंकित कर दिया गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री में यह पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो यहां हमारा दिया गया है 6,47,000, 5,00,000, 7,13,000, 5,50,000। अब ऐसे प्रश्न आपको ओरल याद होने चाहिए तो यहां पर हमारा विकल्प जो है ये सही ए सही होगा। 6,00,000 लगभग 6,47,000 करीब के गांव हैं। अगर हम बात करें भारतवर्ष जनसंख्या के हिसाब से
कितना प्रतिशत, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारतवर्ष में निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या भारतवर्ष में निवास करती है। अगर भूभाग की बात करें तो क्षेत्रफल 2.4% भारत विश्व के सापेक्ष में भारत रखता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। मतलब यहां पूछा जा रहा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा, लुबाक के द्वारा, टेलर के द्वारा, चाइल्ड के द्वारा। सही हमारा विकल्प जो होगा ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हड्डी से निर्मित, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? विकल्प हमारे हैं सराय नाहर से, दूसरा मादहा से, तीसरा लखैया से, चौथा चौपानी मांडो से। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, मादहा से प्राप्त हुआ। अब यहां आपको याद रखना है दमदमा, सराय नाहर और महदहा। कभी कभी इन जगहों का स्थान पूछ लेता है कि ये स्थल कहां से संबंधित हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। और हमारा जो सही विकल्प का सही आंसर है वो मादहा है। अगर यही एक विकल्प के रूप में लखैया दिया गया है तो सर्वाधिक 100 की संख्या कहां से प्राप्त हुई है? तो लखैया से प्राप्त हुआ है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। पर्यावरण से अभिप्राय है क्या है? पहला विकल्प भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सही है ये। अगला है इन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होते हुई है। अगला है भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों का अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ये चारों विकल्प पर्यावरण से संबंधित हैं, इसी कारण इसका विकल्प जो सही होगा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण के निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा है निर्धनता को घटाना और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। यहां भी हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा, चौथा। अब यहां सतत विकास से एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी याद रखना है कि सतत विकास का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का रखा गया है। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी संबंध में यह प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण होना चाहिए, निर्धनता को घटाना, ये सारे सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? यहां नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़ाता। तो यहां बात हो रही श्वसन की बात, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा जैविक क्रियाओं का क्षय, चौथा ज्वालामुखी क्रिया। अब यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ता नहीं है। अगर हम बात करें श्वसन में तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि बात करें जैविक पदार्थों के क्षय में तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और यहां से प्रश्न भी पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा निकलता है? तो सबसे ज्यादा वहां पर जल वाष्प निकलता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र है, दूसरा हाइड्रोजन चक्र है, तीसरा जल चक्र है, चौथा नाइट्रोजन चक्र है। तो यहां जो सही विकल्प हमारा सी होगा, जल चक्र। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है या भूमिका जो है वो जल चक्र में है, जिसके कारण सौर विकिरण संपूर्ण रूप से क्रिया करता है। अगला प्रश्न देख लें। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? मतलब इसको इंग्लिश में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है किसके लिए संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन के लिए, भौतिक संसाधन के लिए, औद्योगिक संसाधन के लिए, सामाजिक संसाधन के लिए। तो मित्रों यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये प्राकृतिक संसाधन के लिए ये संवेदनशीलता का विषय है, क्योंकि निरंतर प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से ये चिंता बनी जा रही है पर्यावरणविदों के द्वारा कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधन
संसाधनों से कहीं वंचित ना हो जाएं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला देखिए पुनः एक बार हिस्ट्री से दिया गया है। गाजियाबाद जनपद के से आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। किसको बताती है? क्या वह हड़प्पा सभ्यता को बताती है, या वैदिक संस्कृति को बताती है, मौर्य संस्कृति को बताती है, या गुप्तकालीन संस्कृति को बताती है? तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, हड़प्पा संस्कृति को दर्शाती है। अब यहां आलमगीरपुर जो है गाजियाबाद जनपद से सटा हुआ है, तो गाजियाबाद जनपद से संबंधित था, तो आपसे पूछ लेता है आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर था। और ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पूछा गया है, देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? देखिए 1900 ईस्वी दिया गया है, 1888 दिया गया है, 1855 दिया गया है, और यहां थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक, तो ये आपका 1866 है। हमारा विकल्प डी सही होगा। देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में यूपी के आगरा से प्रारंभ किया गया था, और यूपी जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसे 24 जनवरी 1950 से पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, ये कहां कराया? ये भी प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है, और इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है कि विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपके समक्ष लाना, साथ ही साथ उसका रिवीजन करना और उनसे महत्वपूर्ण पहलुओं को बात करना, और आपके जहन में वो सारी चीजें रिवाइज करवा देना। पहला देखिए माउंट आबू में, नैनीताल में, सरगना में, कानपुर में। तो यहां जो हमारा सही विकल्प है सरगना। अब यहां से आपको जानना चाहिए कि सरगना भारत उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर स्थित है? तो ये मेरठ से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए साइंस से बहुत महत्वपूर्ण मैचिंग का प्रश्न दिया गया है, जो कि बार बार पूछा जाता है। अब देखिए एक तरफ दिया गया क्यूसेक वाइट रिएक्टर बार, तो यहां दिया गया दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर। क्यूसेक का सही जो होगा वो क्या होगा? क्यूसेक जो है ये प्रवाह की दर मापा जाता है क्यूसेक में। अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट जो है ये मात्रक होता है कंप्यूटर का। अगर हम रिएक्टर की बात करें तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में मापी जाती है, और अगर हम दाब की बात करें तो ये बार में मापा जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कार्य का जूल दिया गया है, दूसरा बल का न्यूटन दिया गया है, द्रव्यमान का किलोग्राम दिया गया है, और दाब का डाइन दिया गया है। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। दाब का पास्कल या बार होता है, डाइन जबकि बल का सीजीएस मात्रक है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाट जहाज की चाल की माप है, और दूसरा दिया गया नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, तीसरा एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, चौथा प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। अरे यहां तो गलत हो जाएगा। हम लोगों का जो आंसर है ये विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्या दिया गया है? समय दिया गया है। समय का मात्रक सेकंड होता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। पुनः एक बार मैचिंग दिया गया है। देखिए नीचे दिए गए मात्रक को उसकी इकाई के साथ सुमेलित कीजिए। उच्च वेग कैसे मापा जाता है? मैक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। दाब पास्कल में मापा जाता है। ऊर्जा जो है इसकी इकाई जो है जूल होती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, और ये एंगस्ट्रॉन की इकाई है। एंगस्ट्रॉन की इकाई क्या है? पहला दिया गया तरंग दैर्घ्य, दूसरा ऊर्जा, तीसरा आवृत्ति, चौथा वेग। यहां जो हमारा सही होगा विकल्प नंबर ये सही होगा। एंगस्ट्रॉन इकाई है तरंग दैर्घ्य की। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अब ये इस सेशन का लास्ट होगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होता है? दिया गया पहला 1000, दूसरा 750, तीसरा 746, चौथा दिया गया 748। यहां जो सही हमारा होगा 746 होगा। एक हार्स पावर बराबर होता है 746। इसी प्रश्नों के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, और पुनः आपको दो शब्द के साथ हम विदा लेंगे आपसे। हार वो जो सबक दे,
हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। मतलब आप अपनी परीक्षाओं में या अपने जो समस्याएं हैं उनसे अगर हार मान लेते हैं तो आपको कोई ताकत जिता नहीं सकती। इसी कारण हमको अपने हार को सबक बन के सीखना है और इस परीक्षा या अपने जीवन को सफलता तक ले जाना है। इसी क्रम में आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से आपको आपके ज्ञान में थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।